Hello student, today we start the new topic, that is Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Okay, बोर्ड के ऊपर मैंने दोनों के स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है क्योंकि दोनों में काफी सारी कंडीशन सिमिलर है अरे में, तो इसीलिए अपन उसकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। अगर अपने कंपैरेटिवली स्टडी किया तो अपने को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा और जल्दी समझ जाएगा अरे में। तो पहले ये दोनों थ्योरम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में तो समझा देता हूँ। 11th में सेट नाम का चैप्टर था, लेकिन बहुत से बच्चे 11th में स्टडी नहीं करते तो उनको पता नहीं है कि ये सेट चैप्टर के अंदर ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आता है कि नहीं आता है में। तो चलिए पहले मैं आपको उसमें का एक डिफरेंस समझा देता हूँ कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता क्या है में। तो मैं यहाँ पे लेता हूं, अगर मेरे पास में ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया x बिलोंग्स टू, ये जो इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं 3,7, एक लिखा मैंने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3,7 और दूसरा लिखा मैंने x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,7। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू है जो हो जाएगी 3, 4, 5, 6 और 7। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 4, 5, 6। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल और ये क्या है ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में ये जो मेरे 3 और 7 है इसको अपन बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे या बाउंड्री एलिमेंट बोलेंगे। तो क्लोज इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट क्या रहते हैं इंक्लूड रहते हैं, यानी क्लोज इंटरवल है तो x की वैल्यू 3 भी रहेगी 4 भी रहेगी और कहां तक जाएंगे 7 तक जाएंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट आते नहीं। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं रहते। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन ये बोलेंगे कि इन क्लोज इंटरवल द बाउंड्री एलिमेंट इज इंक्लूडेड एंड इन ओपन इंटरवल द बाउंड्री एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। यानी ये बाउंड्री छोड़ के जो एलिमेंट रहेंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। इतनी आइडिया आपका क्लियर हो गई। ओके चलिए अब अपन आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो दो मेरे पास में थ्योरम दिए हुए, एक रोलेस थ्योरम दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है एलएमवीटी थ्योरम दिया हुआ है। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो अपन वन बाय वन उसकी कंडीशन और देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो फंक्शन कैसा है रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए सच दैट, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपको ये कंटिन्यूटी में आपने देखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ये जो मुझे इंटरवल दिया है ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक अगर मैं ग्राफ निकालना है, ये जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का क्या निकालना है मुझे ग्राफ निकालना है। अरे मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर मुझे इस फंक्शन का ग्राफ मुझे निकालना है और इंटरवल कौन सा है ए टू बी। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर मुझे उसका ग्राफ निकालना है तो वो ग्राफ कैसा रहने को ना उसका कंटिन्यूअस रहने को ना। यानी एक बार अगर मैंने पेन यहाँ पे पुट किया तो जब तक ये बी इंटरवल आता नहीं तब तक आपको पेन उठाने की जरूरत गिरने को नहीं होने ना। आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ में ब्रेक होने को नहीं होने को ना, पूरा आपका ग्राफ कैसा रहने को ना कंटिन्यूअस रहने को ना इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर बी के बाद में क्या होता है उससे अपने को लेना देना नहीं, उधर आपका ग्राफ कंटिन्यूअस रहे नहीं रहे उससे परेशानी नहीं। ए के पहले क्या होता है वो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज है मतलब उसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया और ए और बीच के जितने हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। तो
ए से लेके बी तक अगर मैंने यहाँ से ग्राफ अगर ड्रॉ किया तो वो ग्राफ मेरा कैसा रहने को ना, कंटिन्यूअस रहने को ना, यानी मुझे पेन उठाने की जरूरत गिरने को नहीं होने को ना। तो उसको अपन बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। फिर आया एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ गया, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया, तो पहले ये डिफरेंस समझ लेते हैं। क्लोज इंटरवल में ए पॉइंट आएगा, ओपन में ए पॉइंट नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंशिएबल मतलब उस पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट क्या करते आने को ना, ड्रॉ करते आने को ना। अब देखिए टेंजेंट और ड्रॉ करते आने को ना, और वो टेंजेंट कैसा होना, यूनिक टेंजेंट होना। टेंजेंट भी आपको ड्रॉ करते आने को ना, लेकिन टेंजेंट कैसा लगेगा, वो यूनिक लगेगा, है ना। अब देखिए ये बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है। ये मेरा समझ लो ये बी पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, ये आपका कर्व आया इस तरीके से, और ये आपका बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो देखिए वहां पे कैसे टेंजेंट निकलता है। ये एक टेंजेंट निकल गया, ये दूसरा टेंजेंट निकल गया, ये तीसरा टेंजेंट निकल गया। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट क्या कर सकते हैं, अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर जो बी वाला पॉइंट जो है, जो आपका एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट के ऊपर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो वी कैन नॉट ड्रॉ द यूनिक टेंजेंट एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के ऊपर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए उसने बोला है कि ओपन इंटरवल पे वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल रहने को ना। क्यों, क्योंकि बाकी आप कर्व के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे आपको सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा। यानी अगर मैंने समझ लो यहाँ पर अगर ये एक पॉइंट लिया, तो यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरीके से ही जाएगा, ओनली वन टेंजेंट। तो इसीलिए लिखा आपने एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। समझ में आ गया कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना क्लोज इंटरवल ए बी, और आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ओपन इंटरवल ए बी। क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट पे अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो आपका यूनिक टेंजेंट ही आने को होना, है ना। तो ए से लेके बी तक आप कोई भी पॉइंट लो, ए और बी के बीच के कोई पर भी पॉइंट लो, आपका जो टेंजेंट रहेगा वो यूनिक टेंजेंट रहेगा। ओके, ये दोनों आइडिया आपकी क्लियर हो गई, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। फिर यहाँ पे आपको थर्ड दिया हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिया हुआ है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये मेरा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन के अंदर मैं a पुट करूंगा तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, b पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। a और b मेरे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, a एंड b बोथ आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो वैल्यू पुट करूंगा मैं जब फंक्शन के अंदर a और b की वैल्यू पुट करूंगा। जब मैं a पुट करूंगा तो एफ ऑफ a मिलेगा, b पुट करूंगा तो एफ ऑफ b मिलेगा। वो दोनों वैल्यू कैसे रहने को ना, इक्वल रहने को ना, अगर में मींस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट वी गेट द सेम वैल्यू। पॉइंट डिस्टिंक्ट है, a पॉइंट इधर है, b पॉइंट इधर है, दोनों पॉइंट अलग अलग है। दोनों पॉइंट अलग अलग रहने के बाद में उस फंक्शन के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिलेगा, और ये दोनों जो वैल्यूज है वो कैसे रहने को ना, इक्वल रहने को ना, है ना। एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट वी गेट द सेम वैल्यू, एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट वी गेट द सेम वैल्यू। ओके, then there exists a point C which belongs to the open interval AB, which belongs to the open interval AB। तो ये जो मेरा A और B है, इसके बीच में एक पॉइंट C लेना है मुझे। एक पॉइंट क्या लेना है मुझे, C लेना है, और वो C पॉइंट कैसा रहने को ना, there exists C belongs to the open interval AB such that, मैं क्या कर रहा हूं अभी यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। ये मेरे पास में जो ए और बी जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर मुझे एक पॉइंट ऐसा लेना है, और उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, सी पॉइंट। मुझे सी पॉइंट इस तरीके से लेना है। ओपन इंटरवल में सी पॉइंट ऐसा लेना है कि वो क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एफ डैश सी बोले तो टेंजेंट होता है, एफ डैश सी बोले तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और वो क्या हो गया आपका टेंजेंट। तो इसका मतलब हो गया एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं वो उस सी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या रहने को ना, 0 रहने को ना। ओके, मींस वी कंसिडर द पॉइंट सी और वी टेक द पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी
such that if we draw the tangent on the point C या at the point C, then the slope of that tangent is 0. तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप कितना आने को ना, 0 आने को ना. और स्लोप अगर 0 आता है मीन्स दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना. फिर से आपको कंसेप्ट समझा देता हूं कि वी कंसीडर द पॉइंट सी और वी टेक द पॉइंट सी ऑन द ओपन इंटरवल ए बी such that if we draw the tangent at the point C, then the slope of that tangent is 0. f dash c equal to 0 लिखा हुआ है. f dash c का मतलब क्या होता है, स्लोप. क्या होता है, स्लोप. स्लोप इक्वल टू 0. जब स्लोप इक्वल टू 0 रहेगा मीन्स दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. टेंजेंट क्या रहेंगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेंगी. और वो जो है आपका पॉइंट सी, उस सी पॉइंट को बोलते हैं अपन स्टेशनरी पॉइंट. सी को कौन सा पॉइंट बोलते हैं अपन, स्टेशनरी पॉइंट, है ना. तो ये समझ के आपको यहाँ पे यहाँ तक सेम कंडीशन यहाँ पर भी है. ओपन इंटरवल आपको लेना है, एफ ऑफ ए मिलेगा, एफ ऑफ बी मिलेगा, सी पॉइंट कंसिडर करना है. वी टेक द पॉइंट सी इन द इंटरवल ए बी सच दैट कैसे, सच दैट that the tangent is parallel to the x-axis. tangent x-axis को क्या रहने को ना, पैरेलल रहने को ना. और tangent x-axis को पैरेलल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया. सो दीज आर द कंडीशन ऑफ द रोलेस थ्योरम. ये रोलेस थ्योरम की क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है. तो रोलेस थ्योरम क्या बोलता है आपको, the function is y equal to f of x be the real value function which is continuous on open closed interval a b and differentiable on open interval a b, and we consider the point C or we take the point C such that which belongs to the open interval a b such that we can, the tangent is parallel to the x axis, and we get the distinct means at the distinct point we get the same value. तो आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर भी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब रोलेस थ्योरम क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया. चेक द रोलेस थ्योरम और वेरीफाई द रोलेस थ्योरम मींस यू कैन चेक दिस 3 कंडीशन कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए. ऑल दीज आर रिलेटेड विद द रोलेस थ्योरम. समझ गया. ये कंसेप्ट बराबर आपको ध्यान में रखना है कि we take the point C which belongs to the open interval AB such that if we can draw the tangent at the point C, then the slope of that tangent is 0, means f dash C equal to 0, and slope is 0 means the tangent is parallel to the x-axis. Okay, then we move on the Lagrange's mean value theorem. अब अपन इधर आते हैं. यहाँ का आपको कंसेप्ट समझ गया, ओपन इंटरवल आपको समझा दिया, क्लोज इंटरवल आपको समझा दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ गया है. कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर रहता, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर रहता. सी पॉइंट कैसे कंसीडर करना है ताकि मैं वहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होना, मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, अब आते हैं अपन लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर. तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में देखिए रोलेस थ्योरम में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वही यहाँ पर है. मतलब जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. तो वो ए बी पे क्लोज होना चाहिए यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन पे क्या रहने को ना, वो डिफरेंशिएबल रहने को ना. देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू द ए बी. यहाँ पर भी देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू द ए बी. यहाँ पर ये कंडीशन आपके पास में थी, कौन सी कंडीशन थी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे भी वैल्यू कैसे आने को ना, इक्वल आने को ना, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है अपन, C बिलोंग्स टू द ए बी, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है. अरे में ये जो मेरा इंटरवल है ए बी इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के अंदर मुझे एक सी पॉइंट ऐसा लेना है कि उस सी पॉइंट का जो स्लोप है, एफ डैश सी बोले तो मैंने आपको जब भी बताया कि एफ डैश सी यानी क्या होता है, स्लोप. तो ये एफ डैश सी जो है इसके ऊपर जो स्लोप है
वो स्लोप मतलब वहां से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एफ डैश सी यानी स्लोप हो गया, स्लोप मिल गया मतलब अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अगर उस सी पॉइंट से अगर टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया तो दैट टेंजेंट इज पैरेलल, ये जो टेंजेंट है सी पॉइंट से जो जा रहा है वो टेंजेंट आपका ए बी कॉर्ड जो है उस ए बी कॉर्ड को क्या रहने को ना, पैरेलल रहने को ना। अगर में फिर से देखिए, वी कंसिडर द पॉइंट सी सच दैट इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी देन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, और अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो वो क्या हो गया, सेकेंड, मीन दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द सेकेंड और टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अगर में यहां पर क्या था, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और यहां पर क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। फिर अपने को मालूम है कि ये दोनों कॉर्ड, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड पैरेलल है। कॉर्ड अगर पैरेलल है मतलब उनका स्लोप कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इफ द कॉर्ड एंड द टेंजेंट आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू द टेंजेंट, तो कॉर्ड और टेंजेंट ये दोनों अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा, फिर इक्वल रहेगा। तो देखिए ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम है, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया आपका, एफ डैश सी हो गया। ओके, अब ये दो पॉइंट है मेरे पास में, ये दो पॉइंट का मुझे स्लोप निकालना है, यानी कॉर्ड ए बी। ओके, ए और दो पॉइंट है मेरे पास में, ये ए वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया x1 y1, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया x2 y2। ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, कॉर्ड ए बी, उसका मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, एफ ऑफ बी, माइनस y1 कितना है, एफ ऑफ ए, x2 कितना है, b माइनस ए। देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी ये जो है ये आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड है और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों इक्वल है। इसका ही मतलब बोथ आर पैरेलल, तो दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ओके, इसमें भी आपको सी पॉइंट लेना है, इसमें भी आपको सी पॉइंट लेना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सी पॉइंट ऐसा रहेगा कि जिसका स्लोप क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल आने को ना। और यहां पर भी वही काम है, यहां पर क्या है, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी देन टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, वहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी। और ये वही कंडीशन है, एफ डैश सी बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये बोले तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया हुआ है। स्लोप ऑफ कॉर्ड बोल सकते हैं इसको, अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो स्लोप ऑफ सेकेंड हो गया, है ना, मीन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड, है ना। अब आप बोल सकते हैं सर इधर भी स्लोप इक्वल है क्या, आप मुझे बताइए। यस, क्योंकि आपको मालूम है कि इधर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आ गया है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आ गया मतलब स्लोप क्या रहेगा, जीरो। स्लोप जीरो रहेगा मतलब ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स एक्सिस, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है, वाई इक्वल टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ये भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा। ये जो है इसका भी स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब दिस टू आर पैरेलल, मतलब इनका स्लोप इक्वल हो गया ना। स्लोप क्या हो गया, इनका इक्वल हो गया, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप क्या है, जीरो, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो, स्लोप इक्वल है करके पैरेलल है, और वहां पर भी स्लोप इक्वल है करके वो दोनों क्या है, पैरेलल है। अब अध्ययन में तो ये आपके पास में था रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का। दोनों में आपको स्टडी, आपको मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताया हुआ है कि इसमें कंटिन्यूअस है, उसमें भी कंटिन्यूअस है। पहली दो कंडीशन दोनों के अंदर सेम है। अगर में इसमें ये एडिशनल है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे भी वैल्यू कैसे आने को ना, सेम आने को ना, वो कंडीशन उसमें नहीं है। सी पॉइंट इसमें भी कंसीडर करना है, सी पॉइंट उसमें भी कंसीडर करना है। यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, वहां पर भी ओपन इंटरवल है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहने को ना, मतलब स्लोप क्या रहने को ना, जीरो रहने को ना।
यहाँ पर क्या रहने को ना, आपको जो जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका कॉर्ड को या सेकेंड को क्या रहने को ना, पैरेलल रहने को ना, मतलब दोनों का स्लोप कैसा रहने को ना, इक्वल रहने को होना। आई बदल में, सो दिस इज द थ्योरी रिलेटेड विद द रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। आप इसी तरीके से अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आयदन में ये आपको क्लोज और ओपन में मैंने समझा दिया था कि डिफरेंशिएबल क्लोज पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपन एंड पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और वो लैग्रेंजियस में भी वही दिया हुआ है, और ये दोनों कॉर्ड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको करके दिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, तो मैंने आपको रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट्स और उसके कंडीशन आपको विद डायग्राम समझा के दिया हुआ है। अब अपन एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 टोटली अभी अपने जो दो थ्योरम देखे उसके ऊपर बेस करता है। तो उसमें का पहला तो क्या दिया है कि उसमें देखिए, चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब अपने को यहाँ पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन रोलेस थ्योरम होल्ड करता कि नहीं करता है। देन मैं चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज होल्ड द रोलेस थ्योरम और नॉट। अब रोलेस थ्योरम होल्ड करता मतलब रोलेस थ्योरम की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता कि नहीं, वो अपने को देखना है। रोलेस थ्योरम की तीन कंडीशन है अपने पास में। कौन सी कंडीशन है तीन? पहला कि फंक्शन कैसा रहने को ना, कंटिन्यूअस रहने को ना। दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल रहने को ना। और तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आने को ना। अगर ये तीनों अगर हो गए तो अपन क्या बोलेंगे, रोलेस थ्योरम होल्ड, एंड दिस फंक्शन होल्ड द रोलेस थ्योरम। कौन सी तीन कंडीशन? कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। आइडन में तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन। सो यहां पे आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पहले मैं देख लेता हूं एक बार बराबर लिखा है क्या, प्लस 3। इसको लिख देता हूं मैं गिवन। ओके, चाहे तो अब इसको इक्वेशन 1 भी दे दो। अब यहां पे देखिए ये पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है में। और पॉलिनोमियल हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये आप लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर में देखा हुआ है ना। स्टैंडर्ड फंक्शन है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, all these functions are continuous in its respective domain। और कंटिन्यूअस है मतलब वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ ओपन इंटरवल यानी A1 और 3 छोड़ के, बाउंड्री पॉइंट छोड़ के। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे द गिवन फंक्शन is a polynomial the given function is a polynomial which is continuous and differentiable on its respective domain, on its respective domain। पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस और क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है ऑन इट रिस्पेक्टिव डोमेन। क्योंकि देखिए मैं 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब मुझे जहां जहां मैं x पुट करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, मतलब मैं उसका ग्राफ कंटिन्यूअस निकाल सकता हूं। डिफरेंशिएबल और आपको मालूम है ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर आपको ग्राफ मिल रहा है, जब ग्राफ मिलता है इसका मतलब वहां क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा। तो रिस्पेक्टिव डोमेन। ओके, अब मुझे एफ ऑफ ए लेना है। इंटरवल आपको क्या दिया हुआ है, 1,3 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपका, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1,3, सो देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज f ऑफ a मींस f ऑफ 1
आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो एफ ऑफ ए आपके पास में है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अरे में माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, सो 1 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। गिव अस इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फिर से क्या निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है। अभी आपने एफ ऑफ ए निकाल लिया, अब एफ ऑफ बी निकालोगे, बी की वैल्यू 3 है तो आप एफ ऑफ 3 निकाल लोगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अरे में ये दोनों सेम आ गए, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो फ्रॉम 2 and 3 एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो फिर यहां पे लिखेंगे अपन ऑल द कंडीशन ऑफ Rolle's theorem is satisfied, therefore the given function hold the Rolle's theorem। समझिए किस तरह सॉल्व करना है प्रॉब्लम। सिंपल है, फंक्शन आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल है, वो कंटिन्यूअस रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ऑल दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फिर एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना, और उसको अगर होता है ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या बोलेंगे, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई मींस इज होल्ड द रोलेस थ्योरम। समझ गया, एकदम सिंपल है। 2 मार्क के लिए कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, मेरे बोर्ड के ऊपर 5th नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है। उसके पहले मैं आपको कुछ पहले की जो प्रॉब्लम है सेकंड थर्ड उनके बारे में समझा देता हूं। तो देखिए सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में आपके पास में क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर का आपका प्रॉब्लम है, उसमें आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। अरे में e रेज़ टू द पावर कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। साइन एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। है ना, फिर आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई आता क्या है। आप लिखोगे क्या, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स बोथ आर द exponential and trigonometric function which is continuous and differentiable in respective domain. Then you have to find out the f of 0 means f of a and f of b means f of pi। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो गया आपका वैलिड है, यानी रोलेस थ्योरम क्या होता है आपके वैलिड होते हैं। ओके, थर्ड वाले का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ वाले में भी आपको दिया हुआ है sin x माइनस cos x प्लस 3। sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 कैसा आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप क्या लिखोगे, the given function is a constant function and trigonometric function which is continuous in its respect, continuous and differentiable in its respective domain. Then you have to find out f of 0 and f of 2 pi। अगर दोनों सेम आ गए मतलब आपका फंक्शन क्या रहेगा, यानी रोलेस थ्योरम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। है ना। अब ये नए टाइप का प्रॉब्लम दिया है, इसके पहले अपन बात कर लेते हैं। आप समझ गए आपको किस तरह सॉल्व करना है करके। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x lies between 0 to 2। दूसरा फंक्शन आपको दिया है 6 माइनस एक्स, x lies between 2 and 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका जो मेन इंटरवल है वो मेन इंटरवल 0 to 6 है। मेन जो इंटरवल है, मेन इंटरवल कौन था आपका, 0 से लेके 6 तक जो है वो आपका मेन है, और दोनों जगह क्या है, क्लोज है। अब ये 2 पे ब्रेक हो गया तो दोनों जगह उसने क्लोज दिया है, तो दोनों जगह क्लोज नहीं रहता है। जिस पॉइंट के ऊपर ब्रेक होगा उस पॉइंट के ऊपर एक जगह क्लोज रहेगा और एक जगह क्या रहेगा, ओपन रहेगा। दोनों जगह अगर क्लोज आ गया तो जब अपन x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला कि ये वाला फंक्शन यूज करना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए इसके पहले जो कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम थे उसमें एक बार क्या होता है वो ओपन रहेगा और एक जगह क्या रहेगा, क्लोज रहेगा।
तो क्या करता हूं मैं, इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूं। क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर देता हूं। ये क्लोज का इंडिकेशन है और ये किसका है, ओपन का। जैसे क्लोज ब्रैकेट है ना, तो उसी तरीके से ये इसका मतलब होता है क्लोज और इसका मतलब होता है ओपन। समझ में आ गया क्या किया अपन ने, दोनों जगह क्लोज नहीं रह सकता, तो दो में से एक जगह ओपन करना है, तो मैंने एक जगह क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। है में। अब अपन कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे दो फंक्शन है। इसके पहले आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें कितने फंक्शन थे, एक फंक्शन थे, इसीलिए अपन वही लिखते थे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो अपन कंटिन्यूटी तो डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, अलग अलग आएगा। आई बात में। तो फिर अब अपन इसको लिखेंगे कैसा, वो देख लीजिए। इस तरीके का प्रॉब्लम रह गया, तो क्या लिखना है आपको, तो ये एक्स स्क्वायर जो है आपका पॉलिनोमियल है, 6 माइनस एक्स ये भी क्या आपका पॉलिनोमियल। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर एंड 6 माइनस एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल which is continuous in its respective domain, which is continuous in its respective domain. ओके, अब ये कंटिन्यूस तो अपने बता दिया, अब अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। दोनों फंक्शन अलग अलग है करके अपने को डिफरेंशिएबिलिटी भी उनकी अलग अलग चेक करना है। ओके, मेन इंटरवल क्या है आपका 0 to 6, काय पे ब्रेक हुआ, 2 पे ब्रेक हुआ। तो जहां पे ब्रेक हुआ वहां पे क्या करना है, आपको चेक करना है में। यानी ये आपका जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे 6 वैल्यू है, और यहाँ पर आपका वो ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 6 है। अब इधर जो वैल्यू आएंगी वो लेस देन 2 आएगी, और इधर जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, ग्रेटर देन 2। तो लेस देन 2 मतलब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, 2 से कम या 2 तक कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। यानी इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन कौन सा, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 2 से कम, 0 से ज्यादा और 2 से कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 2 है, तब भी फंक्शन कौन था आपके पास में, एक्स स्क्वायर। 2 है तो भी एक्स स्क्वायर, 2 से कम है तो भी एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 से ज्यादा 6 या 6 से कम है तो उसके लिए फंक्शन है 6 माइनस एक्स। कौन सा फंक्शन है, 6 माइनस एक्स। यानी लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे तब ये फंक्शन यूज करेंगे, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालेंगे तब ये वाला फंक्शन क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। तो अब अपन चेक करते डिफरेंशिएबिलिटी आइदर में, और कहां पे चेक करेंगे, 2 पे। ब्रेक कहां पे हो रहा है आपका, ये जो मेन है, ये मेन ब्रेक कहां पे हुआ, 2 पे ब्रेक हुआ। तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते 2 पे चेक करेंगे आइदर में। सो वी चेक the differentiability at x equal to 2 पे, है ना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं अपन, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर। So therefore f of x plus h, तो x plus h का स्क्वायर, ये अपने कंटिन्यूटी में देखा हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से। फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से आपको f of x लगता है और f of x plus h लगता है। तो दिस x is replaced by x plus h, x is replaced by x plus h, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x h प्लस h स्क्वायर। हैंड साइड डेरिवेटिव्स लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स कहां लेना है अपने को, 2 पे लेना है। तो मैंने इसको लिख दिया f डैश 2 निगेटिव, 2 क्या कर दिया उसको निगेटिव, अगर 2 के ऊपर निगेटिव होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस लिखूंगा मतलब राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल यूज करेंगे अपन, वो क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास में यहाँ रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकल गया, ट्वाइस एक्स प्लस एच अपॉन एच, h और h कैंसिल हो गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस एक्स प्लस एच, h की वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो गया ट्वाइस एक्स, यानी मुझे मिला f डैश टू निगेटिव, सो दैट इज f डैश टू निगेटिव इक्वल टू x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, ऐसे ही मुझे क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला फंक्शन था, राइट हैंड साइड के लिए ये वाला फंक्शन रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच 6, दिस एच x is replaced by x plus h, ये x की जगह x plus h रखूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे लेना है राइट हैंड साइड, तो f डैश टू पॉजिटिव, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था तो f डैश टू निगेटिव, राइट हैंड साइड तो f डैश टू पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 6 x प्लस h की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स तो माइनस 6 प्लस x अपॉन h, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 कट गया, x कट गया, तो आपके पास में रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों कट गया तो कितना आ गया -1, यानी आंसर कितना हो गया -2 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आता है 4 और राइट हैंड साइड लिमिट कितना आया -1, दोनों सेम है क्या, नहीं है, यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 left hand side limit is not equal to right hand side limit, दोनों इक्वल नहीं है, so therefore the function is not differentiable एट x इक्वल टू 2। देखिए फिर से आपको समझा देता हूं क्या था, आपको ये दो फंक्शन यहाँ पे दिए हुए, इसके पहले मैं अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पे सिंगल फंक्शन थे, तो सिंगल फंक्शन होने की वजह से अपन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक साथ बताते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है। इंटरवल आपको 0 to 6 दिया हुआ है, 2 पे आपका इंटरवल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये 2 और 2 यहाँ पे आपका इंटरवल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब इंटरवल ब्रेक हो गया इसका मतलब आपके हाथ में दो फंक्शन आ गए, और दो फंक्शन है तो उनके कॉर भी अलग अलग निकलेंगे, तो अपने को डिफरेंशिएबिलिटी भी उनकी अलग अलग चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, करके वो तो कंटिन्यूअस रहेगा इन रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। फिर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, x इक्वल टू 2, इधर आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड, उधर गया तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो वैल्यू लेस देन 2 बोले तो कौन हो गया, x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड बोले तो ग्रेटर देन 2, तो वैल्यू क्या है उसके पास में, ग्रेटर देन 2 के लिए 6 माइनस x है। लेफ्ट हैंड साइड अपने को निकाला है, जब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव लेना तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे अपन, और डेरिवेटिव कैसे निकाला अपने, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से निकाला। अब ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव है 2 पे चेक करना है करके 2 माइनस हो गया, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव था 2 प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस एच, क्योंकि अपने पास में ये फॉर्मूला है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच होना,
तो x इज रिप्लेस बाय x प्लस एच, x की जगह x प्लस एच रख के सॉल्व किया तो आपको इसका वैल्यू 4 आ गया। इसको लेके सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया -1। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल रहते तो फंक्शन कैसा होता था? डिफरेंशिएबल। दोनों अगर इक्वल रहते तो फंक्शन क्या होता था? डिफरेंशिएबल। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी देखिए आपका कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन रोलेस थ्योरम होल्ड नहीं करता। तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन नॉट होल्ड द रोलेस थ्योरम। आई बात ध्यान में? तो इस तरीके से आपको ये चेक करना था कि वेदर द गिवन फंक्शन इज होल्ड द रोलेस थ्योरम और नॉट। आई ध्यान में? ओके, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और उसको चेक कर लो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आता क्या। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। अगर ये डिफरेंशिएबल रहता तो फिर अपन वो चेक करते थे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये रोलेस थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। आए दिन में? ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया क्वेश्चन क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का ही।